Good morning, all of you. Today I am going to discuss lecture on force applied on the bolted joint. That force will be parallel to the axis of the bolt. विनोद कुलारिया, विनोद, यस सर। आवाज पहुंच रही है? यस सर। ओके। अंशुल शर्मा, अंशुल, यस सर। ठीक है जी। देखो ये डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, फोर्स क्या है, बोल्ट के प्लेन के पैरेलल है, बता दिया। मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इसको। ये न्यूमेरिकल है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं, कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। इस तरह के न्यूमेरिकल गेट में भी आ सकते हैं। लोड, इसेंट्रिक लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वोल्ट, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल क्या शनिवार को शायद हुआ था डिस्कशन, ठीक है ना। ये दो फोर्सेस हैं, ये पहला फोर्स, इसके दो, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है ना, एक क्लैंप पे लग रहा है। उसके बाद इसकी वजह से इस पे डायरेक्ट फोर्सेस आ जाएंगे। ये फोर्स क्या आ रहे हैं, जो बोल्ट है आपके, बोल्ट के प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें बेंडिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे लग रहा है, इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, मूवमेंट शुरू होगा इस तरह से। इसकी वजह से इस बोल्ट में टेंशन आएगा, तो ये सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स होगा। ये सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स जो होगा जनरेट होगा बोल्ट में, ठीक है ना। और ये फोर्स जो लग रहा है रेड वाला, वो पैरेलल लगेगा प्लेन के। ये भी डिस्कस हो चुका है। देखो लास्ट टॉपिक है वोल्टेज ज्वाइंट का। उसके बाद हम पावर स्क्रू के बारे में पढ़ेंगे, पावर जैक के बारे में पढ़ेंगे। इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे ये बोल्ट है, आपके सारे बोल्ट हैं, 1 2 1 3 1 4, ये 4 बोल्ट हैं। अगर मैं लोड ऐसे लगाऊं, ये जो आगे की तरफ क्लैंप है, ठीक है, बीम है, इस तरह का लोड लगाऊं, तो ये लोड हमारा जो होगा, ये जो लोड लग रहा है फोर्स पी, ये जो हमारे बोल्ट हैं, बोल्ट की एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसको ही तिरछा कर रखा है। ये जो बीम है इसको थोड़ा टेढ़ा कर रखा है, आगे की तरफ इस तरह से जाएगा, इस तरह से कुछ टेढ़ा, इस तरह से तब फोर्स लगाया हुआ आगे की तरफ कुछ टेढ़ा सा जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से कर रखा है। ये देखो डायग्राम कुछ बनाया हुआ है, क्लैंप है, अब फोर्स लगा रहा है। ये फोर्स जो लग रहा है, ये बोल्ट की जो एक्सिस है, ये बोल्ट की एक्सिस है, उसके पैरेलल लग रहा है फोर्स। अब देखिए ये पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से डायरेक्ट फोर्स भी आएगा। डायरेक्ट फोर्स कौन सा आएगा, पहले वाले बोल्ट पे P1 डैश आएगा, दूसरे वाले बोल्ट पे P2 डैश आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्ट फोर्स की वजह से इस पे टेंसाइल फोर्स आएगा। देखो टेंसाइल आ गया है। अब उसी की डायरेक्शन में है, तो दूसरा क्या होगा, इसमें शियर भी आएगा, शियर फोर्स भी आएगा बोल्ट में। सेकेंडरी P1 डबल डैश P2 डबल डैश, ध्यान रखने की जरूरत है। और एक चीज और, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, देखो यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, देखो ये पॉइंट सी है, बताया था, एक रेफरेंस पॉइंट सी लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले बोल्ट की जो डिस्टेंस L2 है, और पहले वाले बोल्ट की डिस्टेंस जो है L1 है। तो देखो कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं। अब देखो ये क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। जो फोर्स पी है वो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा इस बीम में। ये बीम जो बना हुआ है इसमें बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज। इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये पोर्शन क्या है, जो पोर्शन ये वाल के थ्रू क्या है, क्लैंप है, ये आगे की तरफ खिसकाएगा। मान लो सपोज को टूटना चाहे, उखड़ना चाहे, इस तरह से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना ज्यादा क्या होगा, बोल्ट में टेंशन क्रिएट हो जाएगा, मोमेंट की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाएगा। टेंशन क्रिएट होगा तो बोल्ट एक रेजिस्टिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, देखो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। बट हमने डायरेक्शन जो ग्रीन वाला है उसी के डायरेक्शन में कर दिया है, जिधर फोर्स लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसी के डायरेक्शन में लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, P1 डैश P1 डबल डैश हो जाएगा, इसमें P2 डबल डैश हो जाएगा। तो दो टेंशन यहाँ पे आ गया। देखो
तो इसमें भी क्योंकि ये क्या है, इसकी डिस्टेंस जो सी से है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सी से, जो डिस्टेंस है ई है, सेंट्रिसिटी पे है, तो ये बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा। बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या होगा, इस बोल्ट में टेंसाइल होगा, और साथ साथ में डायरेक्ट लोड भी लगा हुआ है, तो इस डायरेक्ट लोड की वजह से भी इस पे एक एक लोड आएगा, जो रेड वाला पोर्शन मैंने दिखा रखा है, रेड से फोर्स। तो दो फोर्स इसमें भी हो गए। अब देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसकी भी डायरेक्शन ग्रीन वाले की भी और रेड वाले की भी, ग्रीन वाले की भी और रेड वाले की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ एडिशन में हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा बोल्ट 1 पे जो हो जाएगा P1 डबल डैश B1 डबल डैश प्लस P1 डैश, दूसरे का हो जाए P2 डबल डैश प्लस P2 डैश। अब आपको ये पता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, यही एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, बोल्ट पे डिवाइड हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है ये डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, डिवाइड होकर के P1 डैश पे आ रहा है, P2 डैश पे आ रहा है। तो P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश डिवाइडेड अपॉन, इज इक्वल टू P डिवाइडेड अपॉन जो फोर्स दिया हुआ है नंबर ऑफ बोल्ट्स, 2 बोल्ट हो, 3 बोल्ट हो, 4 बोल्ट हो, जितने भी हो। तो इक्वली सपोज करो यहाँ पे मैंने 12 किलो न्यूटन का लगाया और 4 बोल्ट है, ठीक है ना, आगे पीछे दोनों होंगे, 2 ही बोल्ट होते हैं, तो 6 का हो जाएगा। तो ये प्राइमरी तो डायरेक्ट निकल जाता है, क्योंकि इस फोर्स को क्या करते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट से डिवाइड करते हैं, तो ये प्राइमरी जो हमारा टेंसाइल फोर्स इसमें आ रहा है। देखो इसमें दोनों टेंसाइल है। इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोल्ट या एक्सिस ऑफ द बोल्ट, ठीक है ना। तो ये देखो क्या है इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, आपका दोनों फोर्स टेंसाइल है, तो इसमें दोनों फोर्स टेंसाइल होते हैं। इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोल्ट, दोनों टेंसाइल हैं, 2 बार बोला मैंने। इसेंट्रिक लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोल्ट, उसमें एक टेंसाइल होगा, एक शियर होगा, ठीक है। अब इसेंट्रिक लोड एक्टिंग इन प्लेन ऑफ बोल्ट, इन प्लेन ऑफ बोल्ट जो पहला वाला केस था, उसमें दोनों शियर होंगे, एक प्राइमरी शियर होगा, दूसरा सेकेंडरी शियर होगा। तो पहले वाले केस में दोनों शियर है, दूसरे वाले केस में एक शियर है और एक टेंसाइल है, और तीसरे वाले केस में दोनों टेंसाइल है। जो लास्ट वाला पोर्शन मैं शो कर रहा हूं, इसमें दोनों टेंसाइल है, देखो यहाँ पे। तो ये तो प्राइमरी आएगा, P1 डैश P2 डैश, प्राइमरी टेंसाइल फोर्स आ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी टेंसाइल फोर्स, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ लिख रखा है। इसको डिस्कस करने के बाद मैं क्या करूंगा, पीपीटी शेयर कर दूंगा, जितनी भी सारी चीजें आप इसको रट लेना अच्छी तरह से। ये रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसमें, समझने को तो समझ में आ गया है, ठीक है ना। सारी चीजें डायग्राम मैंने शो कर रखा है, सारे डायग्राम देखो, ये डायग्राम, ये डायग्राम, इन डायग्राम को देखकर ऑब्जर्वेशन आपको करना है, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। तो प्राइमरी आ गया आपका। अब चलते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, अब सेकेंडरी ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कैसे, देखो सेकेंडरी के लिए ये जो डिस्टेंस है L2 और L1, यही देखते हैं। तो P1 जो होता है डबल डैश होता है, जो देखो यहाँ पे P1 डबल डैश है, वो किसके परपेंडिकुलर होगा, C से इसकी डिस्टेंस कितना L1 है, प्रोपोर्शनल टू L1। अब इसका P2 डबल डैश जो है, इधर लिख रहा हूं मैं, P2 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, C से डिस्टेंस। देखो ये जब उखड़ेगा ना, तो ये कहने का मतलब इस पोर्शन से जब सेपरेट होगा, ये वाला देखो वाल है, ये हमारा क्या है, क्लैंप है, क्लैंप करें, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का ये वर्टिकल मेंबर है। तो ये उखड़ करके ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये बाहर की तरफ उखड़ कर आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब सेपरेट हो जाएगा अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे। तो देखो ये इस पोर्शन पे नहीं होगा, यहाँ पे तो टच में रहेगा, यहीं से मोमेंट क्रिएट हो जाएगा इसमें। ऐसे जब फोर्स लगा रहे हो, सेंट्रिक लोड है, ये सेंट्रिक लोड है, ये डिस्टेंस पे लग रहा है, मोमेंट ऐसे क्रिएट होगा इस तरह से। तो ये ऐसे उखड़ने की कोशिश कर रहा है, 1 वाला जो है सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा, इसी को उखड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ये सेपरेट हो जाएगा, इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, और कहते हैं जो हमारे पास सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स जो है, अब इस टेंसाइल ही होगा क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, प्लेन के पैरेलल लगता है, शियर हो जाता है। तो P2 डबल डैश जो हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल टू L2। उसके बाद P1 डबल डैश, P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। ये तो हो गया, आपका फार्मूला बन गया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाना होता है तो C ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। ये यहाँ पे C हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे साइन, जब इक्वल टू C आ जाता है, यहाँ पे भी इक्वल टू होगा तो यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो P1 डबल डैश P2 डबल डैश की वैल्यू निकाल ली हमने। अब मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, मोमेंट का इक्वेशन किसके अबाउट मोमेंट लेना, C, पॉइंट C के अबाउट।
तो देखो ये P फोर्स लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, E डिस्टेंस पे लग रहा है, तो P मल्टीप्लाई E, ये मोमेंट हो गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब ये एक्सटर्नल फोर्स कहाँ कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, देखो सेकेंडरी फोर्सेस जो दी है P1 P2, P1 डबल डैश P2 डबल डैश सेकेंडरी, इसी में हो रहा है टेंसाइल, ये मोमेंट की वजह से इसी में हो रहा है, जो ग्रीन वाला शो कर रखा है ये तो डायरेक्ट फोर्सेस है P1 डैश P2 डैश, इनका कोई फर्क नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं। इस तरह से क्या होगा, P मल्टीप्लाई E मोमेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद इसकी वजह से जो सेकेंडरी शियर फोर्सेस, सेकेंडरी टेंसाइल फोर्सेस हैं P2 डबल डैश P1 डबल डैश, तो P2 डबल डैश क्या है, कितने डिस्टेंस पे है C से, L2, तो P2 डबल डैश L2, ठीक है, मोमेंट हो गया ये भी, प्लस P1 डबल डैश P1 डबल डैश L1, ये हो गया। तो ये आपका मोमेंट का इक्वेशन बन गया। अब इसी में पुट करना है, क्या पुट करना है, P1 डबल डैश P2 डबल डैश, P1 डबल डैश क्या है, CL1 है, तो C, अब देखो अगर आगे भी वोल्ट है, इसके जस्ट पीछे भी वोल्ट है, ठीक है ना, इसके जस्ट पीछे भी वोल्ट है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ले लेंगे। यहाँ पे अगर मान लो ये दूसरा बोल्ट 2 है, पहला बोल्ट भी 2 है, तो 2 बोल्ट, टोटल 4 बोल्ट है, तो इसमें 2 टाइम्स आ जाएगा, इसमें भी 2 टाइम्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे PE इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने लास्ट वाले टॉपिक में, 10 बार सोचने की जरूरत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई P1 P2 डबल डैश क्या हो जाएगा, CL2, CL2, और एक L2 ऑलरेडी है, ये L2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, देखो P1 डबल डैश तो CL1 हो जाएगा, CL1, और एक L1 दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, तो L स्क्वायर, तो C की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखो कॉमन हो जाएगा C सम में, इसमें राइट हैंड साइड में, तो PE डिवाइडेड अपॉन, देखो 2 भी कॉमन हो जाएगा, L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, ये आपका फार्मूला C की। और C की वैल्यू जैसे आपने निकाला, देखो P1 डैश और P2 डैश ऑलरेडी निकल जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बोर्ड से यहाँ पे देखो डिवाइड कर दिया है। हमें तो निकालना है P1 डबल डैश P2 डबल डैश, तो देखो यहाँ पे P2 डबल डैश P2 डबल डैश इज इक्वल टू CL2 हो रहा था, CL2 हो रहा, तो C की जगह ये पुट कर देंगे वैल्यू, और साथ में L2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, P2 डबल डैश, L1 पुट कर दोगे ऊपर की साइड में, PE की जगह L1, तो P1 डबल डैश आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे सारी की सारी वैल्यूज। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एडिशन में आ जाएंगे। दूसरे वाले केस में जब इसेंट्रिक लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोल्ट या एक्सिस ऑफ द बोल्ट, तो उस केस में क्या है, एक शियर फोर्स आ रहा था, एक टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेंडिंग की वजह से ही बोल्ट फेल होता है, ठीक है ना, शियर की वजह से कम फेल होता है। तो दूसरे वाले केस में तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं उसे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो W रिजल्टेंट आएगा, लोड रिजल्टेंट आएगा हाफ इन ब्रैकेट W टेंसाइल प्लस अंडर रूट ऑफ, इस तरह से आया था दूसरे वाले केस में, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। W रिजल्टेंट जो था आपका मैक्सिमम टेंसाइल लोड के केस में, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी केस में WT टेंसाइल प्लस अंडर रूट ऑफ WT का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स WS का होल स्क्वायर, और उसमें जो प्राइमरी फोर्स था वो प्राइमरी शियर फोर्स था, तो WS आ गया था उसमें लास्ट वाले केस में, लास्ट लेक्चर में, परपेंडिकुलर जो कोई क्वेश्चन था यहाँ पे, एसेंट्रिक लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट एडिशन में है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो वही सारी चीजें यहाँ पे भी है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है, उसके बाद C कांस्टेंट आ गया, ऐसे P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, C आ गया। मोमेंट का फार्मूला लिख दिया इन्होंने, ये हो जाएगा आपका, देखो P2 डबल डैश P2 डबल डैश L2 लिख दिया इन्होंने, 2 बोल्ट होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। L1 के लिए इधर L1 P1 डबल डैश 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स ले लिया इन्होंने,
तो पीई की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स सी L1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी L2 स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आ गई। तो सी की वैल्यू जैसे आती है पुट कर देते हैं सी में। उसके बाद क्या होता है, P1 डबल डैश P2 डबल डैश दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। इसमें दोनों, इस केस में दोनों टेंसाइल फोर्स होते हैं। ठीक है सर। अभी देखो इसमें क्या है, दोनों की डायरेक्शन, दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, दोनों एडिशन में आ जाएंगे। अब देखो ये जो हमने रेफरेंस लिया, रेफरेंस पॉइंट जहां से मोमेंट ले रहे हैं, उससे जितनी डिस्टेंस पे हमारा बोल्ट होगा उसी में सबसे ज्यादा फेलियर होने की चांसेस हैं। ठीक है ना। तो पहला वाला जो बोल्ट है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो यही वाली जो वैल्यू है, ये सब इसी को कंसीडर करेंगे, ये ज्यादा वैल्यू है। मशीन डिजाइन में जो ज्यादा वैल्यू है तो उसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसी जोन में क्या होता है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। अब वहीं पर फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, तो पहले वाले बोल्ट में फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है। अब बोल्ट का डायमीटर आपको निकालना है कि भाई इस बोल्ट का डायमीटर क्या होना चाहिए, जो पहला वाला बोल्ट है। तो आपको ऑलरेडी पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। ठीक है ना। तो जो फोर्स आपको बोल्ट पे दिया होगा क्वेश्चन में, वो वर्किंग फोर्स दिया होगा या अलाउबल स्ट्रेसेस दिया होगा, अलाउबल स्ट्रेसेस दिया होगा। ठीक है ना। जो स्ट्रेस दिया होगा पहले वाले बोल्ट में, वो अलाउबल स्ट्रेसेस दिया होगा। अलाउबल स्ट्रेसेस यहाँ पे पुट कर देंगे, पी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद पाई अपन 4 आपको पता है, डीसी कोड आया होता है, तो डीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो बोल्ट है उसकी डाया कितनी होनी चाहिए, तो जो मैक्सिमम हमको परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ क्वेश्चन में उसको वियर कर सके, तो वो डीसी आ जाएगा। उतने डाया की हमें क्या करनी है, बोल्ट बनानी है। अब एक क्वेश्चन मैंने ये शो कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वही इंपॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट है। ठीक है। इसके साथ सपोर्टिंग वर्टिकल मेंबर है। ठीक है ना, या इसको भी ब्रैकेट में कंसीडर कर सकते हैं आप। ये जो रेड वाला साइडेड दिखा हुआ है, इसमें क्या गया, इसके साथ क्लैम्प किया हुआ है पूरा ब्रैकेट, क्लैम्प किया हुआ है पूरा का पूरा ब्रैकेट। ये क्लैम्प कर रखा है इन्होंने पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब देखो लोड क्या लग रहा है, देखो लोड की डायरेक्शन को क्या है, सेम है। जो बोल्ट की हमारी एक्सिस है इसी के पैरेलल में है, जो अभी के डिस्कस किया उसी के जैसा न्यूमेरिकल है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ये भी जानना जरूरी है आपको। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अ ब्रैकेट शो इन फिगर। मैक्सिमम केस में डायग्राम दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो कुछ लिख देगा कि हमारा जो लोड एक्सटर्नल अप्लाई हो रहा है बोल्ट के एक्सिस के पैरेलल है, बोल्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बोल्ट के प्लेन में है। ये सारी चीजें आपको बता देगा क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे करना है। कभी कभार न्यूमेरिकल गलत भी हो जाते हैं, पढ़ते कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। सपोर्टेड अ लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन। 30 किलो न्यूटन का लोड, एक्सटर्नल लोड पी की बात कर रहा है, पी 30 किलो न्यूटन। डिटरमाइन द साइज ऑफ बोल्ट। ठीक है, बोल्ट के बारे में साइज ही पता करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैक्सिमम अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस, अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे दे रखा वर्किंग, द डिस्टेंस आर L2 80 mm, L1 250 mm। ठीक है ना। तो L2 ये दे रखा है आपको 80 mm, L1 भी दे रखा है। ये दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है ना। ये डिस्टेंस दिया रहेगा, नहीं डिस्टेंस दिया रहेगा, डायमेंशन दिए रहेंगे कुछ इस तरह से, डायग्राम 3D बना के दे देगा कि डायमेंशन उसमें फाइंड आउट करना हो। और ई दे रखा है, ये डिस्टेंस डायग्राम बना दिया है, तो डायग्राम में जो नोटेशन दिया हुआ है वही यहाँ पर भी सब बता देगा आपको। L2 क्या है, देखो L2 क्या है, तो L2 बता देगा। यहाँ पे L2 की वैल्यू है, L1 बता देगा कि सी, ये पॉइंट सी था यहाँ पे, ये सी, इस सी से दूसरे वाले बोल्ट की डिस्टेंस कितनी है, L1 कितनी है बता देगा। एक्सटर्नल लोड जो लगा हुआ है आपका, उसकी सी से कितनी डिस्टेंस, ई इसेंट्रिसिटी बता देगा। नोटेशन चेंज हो सकता है बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हो सकता है ई की जगह एल लिख दो। ठीक है ना। और आप जो बोल्ट 1 लिख रखे हैं उसे 2 भी लिख सकता है, जो बोल्ट 2 लिखे हैं उसे 1 भी लिख सकता है। इसलिए इस केस में आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे जानने की जरूरत है। अब आपको सीधी सी बात पता है कि एक्सटर्नल लोड पी लग रहा है। ठीक है ना। और जो बोल्ट की एक्सिस है, ये एक्सिस है, ए एक्सिस है। अब हमें प्राइमरी टेंसाइल फोर्स एक्सटर्नल लोड की वजह से निकालनी है।
तो प्राइमरी जो टेंसाइल फोर्स होता है उसे नोटेशन देते हैं P1 डैश P2 डैश। आप भी कुछ भी दे सकते हो, W1 डैश W2 डैश भी दे सकते हो। तो P1 डैश P2 डैश मैंने दिया है। अब क्या किया है, जो फोर्स लोड दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ बोल्ट से हमने डिवाइड कर दिया है। तो देखो P1 डैश P2 डैश आ गया आपका, ये वैल्यू डायरेक्ट आती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आते ही आपको कुछ आइडिया लग जाता है, हाँ चलो यार कुछ डेटा तो निकल रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, सी। अब देखो सी की बात करता हूँ, सी की बात है तो अगर आप रटना चाहते हो तो रट भी सकते हो, नहीं तो फिर डिराइव करना पड़ेगा, जैसे मैंने डिराइव किया था मोमेंट वाला इक्वेशन लिख करके और P1 डबल डैश P2 डबल डैश की वैल्यू पुट करके। तो सी जो आता है डायरेक्ट आपको याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो, PE डिवाइडेड अपॉन 2 टाइम्स इन ब्रैकेट L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सीधी सी अभी बात बताया कैसे आता है सी, ठीक है ना। फिर से बता दूं सी कैसे आता है। तो मोमेंट का इक्वेशन निकला है किसके अबाउट, पॉइंट सी के अबाउट। ये पॉइंट सी दिया हुआ है, तो P मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, अब देखो इसी मोमेंट की वजह से सेकेंडरी जो टेंसाइल फोर्स है उसमें मोमेंट आएगा। मोमेंट की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, दूसरा डायरेक्ट फोर्स लगाने से स्ट्रेस क्रिएट होता है, क्योंकि ये लोड क्या इसेंट्रिसिटी पे है, इस वजह से हो रहा है ऐसा। जब भी लोड इसेंट्रिसिटी पे होगा तो एक डायरेक्ट फोर्स आएगा, जिसे डायरेक्ट फोर्स कहते हैं इसे, ठीक है ना। डायरेक्ट फोर्स हो शियर भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, और मोमेंट की वजह से शियर हो सकता है, टेंसाइल हो सकता है। मोमेंट की वजह से क्या है, ये देखो ये टेंसाइल है, किसी किसी में शियर भी हो रहा था, ठीक है ना। ये जानने की जरूरत है। तो इसमें तो आपको सीधी सी बात पता चल गई है, जो फोर्स लग रहा है वो जो बोल्ट की एक्सिस है उसके पैरेलल ही है, तो दोनों टेंसाइल ही होंगे, कोई बात ही नहीं है। अब सी की वैल्यू हमने निकाल लिया, सी पीई डिवाइडेड अपॉन हो गया है। हमें ऑलरेडी पता है कि P1, देखो सी से जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होती है उसी के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सीधा सा है, तुम तुरंत ही स्ट्रक कर लेना है इस चीज को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P1 डबल डैश की वैल्यू जो हो जाएगी इज इक्वल टू CL1, ठीक है ना, क्योंकि P1 डबल डैश किससे प्रोपोर्शनल होगा, L1 के। तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसे हटाना है, इसे हटाना है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो लगा होगा उसे हटाना है, तो सी पुट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी P1 डबल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है तो P1 डबल डैश इज इक्वल टू CL1। अब इस सी की वैल्यू आपको पता है, L2 भी पता है, L1 भी पता है, पुट कर दोगे इसमें, ठीक है ना। तो L1 भी साथ में है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया P1 डबल डैश, यही मैंने लिख रखा है, CL1 हो गया है। तो इसकी वैल्यू आ गई है 27.25 किलो न्यूटन। तो देखो P1 डबल डैश आ गया, ये वैल्यू आ गई P1 डबल, ग्रीन वाला जो मैंने शो किया, और P1 डैश ऑलरेडी आपको पता है, ये पता है 7.5 किलो न्यूटन। तो देखो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एडिशन में आ जाएंगे, तो दोनों एडिशन में आ गए आपके। तो 7.5 हो गया, 27.25 हो गया, सबसे ज्यादा लोड यहाँ पे हो गया P1 पे। अब डायमीटर निकालना है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, फार्मूला पता है, P डिवाइडेड अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, देखो ये जो P1 डैश P2 डैश लग रहे बोल्ट पे लग रहे हैं, इसलिए पाई अपॉन 4 DC, मान लिया हमने कोर डायमीटर बोल्ट का DC है, DC स्क्वायर, और सिग्मा T टेंसाइल हो रहा है, दे रखा है लोवेल, तो कोई दिक्कत ही नहीं, 60 पुट कर दोगे यहाँ पे, 60 इज इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ से पता किया, देखो निकाल रखा है इन्होंने 34,750, 34,750 डिवाइडेड अपॉन पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर DC स्क्वायर। तो DC इस तरह से निकल जाएगा आपका, देखो यहाँ पे निकाल रखा है, देखो ये फार्मूला हो गया। तो मैं डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया, स्ट्रेस में एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आ जाता है, ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई स्ट्रेस, स्ट्रेस दे रखा है, फोर्स ऑलरेडी पता चल चुका है, और आपको मैंने बताया सी से जो बोल्ट जितनी डिस्टेंस पे रहेगा उसी के फेलियर होने के चांसेस ज्यादा है, तो DC की वैल्यू आ गई। इस तरह से बोल्ट के डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अगर पूछता है कि आप उसकी भी डायमीटर बताओ, दूसरे वाले बोल्ट की भी, दूसरे वाले बोल्ट की भी डायमीटर बता दोगे आप, बट जो मैक्सिमम स्ट्रेस की कंडीशन में बोल्ट की डाय आती है उसी डाय को लेके चलते हैं, इसलिए दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है।
अगर डीसी ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा वैल्यू लेंगे, तो 1 के केस में ही ज्यादा आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये डीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी वैल्यू के है, डीसी स्क्वायर, तभी वैल्यू ज्यादा होगी डीसी की, इधर की वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू। तो ऑलरेडी सी डायमीटर को कंसीडर कर लेते हैं बोल्ट के लिए। अब देखो ये न्यूमेरिकल है, इसमें भी पैरेलल लग रहा है, अब ये थोड़ा टफ न्यूमेरिकल है, ठीक है। भरत 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 कुमार तेली, भरत, धर्मेंद्र चुंदावत, अंशुल शर्मा, अंशुल, क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या? उमेश, 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 आवाज पहुंच रही है? यस अरे सारे गायब हो गए क्या? हाँ सर। कह रहे हैं कुछ हेलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो सर। हाँ भरत बताओ, समझ में आ रहा है कि हेलो नहीं आ रहा है? सर, ये बार बार मेरा डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, पता नहीं सर। कनेक्ट हो रहा है तो बेटा क्या किया जाए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। फिर ये वापस कनेक्ट होता है, फिर डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट होता है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। चलो ठीक है, इसका वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर अपलोड कर देंगे, देख लेना आप, एक बार और रिपीट कर देंगे चीजों को, ठीक है ना, एक बार और कर देंगे, सर कोई आज ही हो दिक्कत। रहा तुम लोग इसको समझोगे नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे, पास होने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी। ये न्यूमेरिकल गेट में भी आते हैं। अभी ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। उमेश, यस उमेश, सर। तू सुनाई दे रहा था, समझ में आ रहा था? हाँ सर, सुनाई दे रहा था मेरे को। हाँ ये बताओ मुझे, जब फोर्स मैंने लगाया बोल्ट के एक्सिस के पैरेलल, तो बोल्ट पे कौन कौन से फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं? जो दो फोर्सेस बताए P1 डैश, P1 डबल डैश, ये क्या है बताओ मुझे, कुछ बताओ, कुछ सुना कि नहीं? सुना तो था सर। समझ में आया कि नहीं आया? सही सही बताओ, ज्यादा नहीं समझ आया में सर, नहीं थोड़ा सा। आया? नहीं आया? ज्यादा नहीं आया सर। हाँ सर। नहीं आया ज्यादा, ठीक है। ये पहला लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, समझ में आया था, इसेंट्रिक लोड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोल्ट, या एक्सिस ऑफ द प्लेन ना कहो इसमें, एक्सिस ऑफ द बोल्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या समझ में आया बताओ जरा मुझे, ये P1 डैश और P2 डैश है क्या? ये फोर्स जब मैंने लगाया यहाँ पे, ये फोर्स P लगाया, तो ये है क्या, इसकी वजह से ये P1 डैश और P2 डैश कहाँ पर आएंगे? बोल्ट के प्लेन के पैरेलल आएंगे कि बोल्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे? बताओ, कुछ तो बताओ। उमेश यस सर। बताओ, ये डायग्राम देख करके बता सकते हो कैसे फोर्स लगेगा इस पे, किसी जो बोल्ट दिया हुआ है, बोल्ट, इस पे फोर्स किस तरह का लगेगा? भाई ये फोर्स लगा रहे हो आप, परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स के ऊपर। लगेगा ना, देखो ये इस फोर्स के वजह से, डायरेक्ट इस फोर्स के वजह से डायरेक्ट फोर्स इस पे भी आएगा और इस पर भी आएगा, ऐसे ही आएगा। शियर ये तो लगेगा। हाँ, ये इसे शियर बोलते लोड। हैं डायरेक्ट फोर्सेस। डायरेक्ट फोर्स शियर भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। अब देखो ये फोर्स अगर 10 किलो न्यूटन का है तो इस पे 5 आ जाएगा, इस पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 12 किलो न्यूटन का है तो 6 6 आ जाएगा। अगर 4 बोल्ट है तो 3 3 हो जाएगा सब पे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? भरत, 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 आवाज पहुंच रही है? इसकी डिस्कनेक्ट हो रही है।
मंगल, मंगल सिंह, मंगल, यस सर, क्या तेरे को समझ में आया कुछ? ये थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। क्या थोड़ा आ रहा है? ये फोर्स मैं लगा रहा हूं तो इस बोल्ट पे फोर्सेस आएंगे, सुन रहा है ना? इस बोल्ट पे फोर्सेस आएंगे। हाँ सर, तो पहले तो मूवमेंट आएगा और सुन पहले मेरी बात, इस फोर्स की वजह से मोमेंट तो आएगा क्योंकि इसेंट्रिक डिस्टेंस पे लग रहा है, तो उसे अभी तो भूल यस सर, जाते हैं। यस एक तो डायरेक्ट फोर्स आएगा, इस फोर्स की वजह से इस पे भी फोर्स आएगा और इस पे भी फोर्स शियर आएगा, है सर। आएगा ना? यस सर, यस आएगा। सर, यही फोर्स क्या होगा, इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बोल्ट पे, पता है? यस इक्वली, हाँ सर, यस सर। हाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मान लो 12 किलो न्यूटन है, 4 बोल्ट है इस तरह से जो शो कर रखा है लेफ्ट साइड में, तो 3-3 किलो न्यूटन सब बोल्ट पे आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट सर। अगर इस तरह से हम लाइन खींचते हैं और इस लाइन को इधर से सुपर इम्पोज करते हैं, तो ये जो फोर्स मिल रहा है हमें डायरेक्ट, ये प्लेन के किसके, प्लेन के पैरेलल मिल रहा है ना बोल्ट के? यस सर, यस सर। ये बोल्ट के प्लेन के पैरेलल मिल रहा है। सीधी सी बात देखो आप, ठीक है ना? प्लेन में जा रहा है। आपको थोड़ा समझो इसको, ठीक है ना? इजी नहीं समझना। ये हो गया आपका प्लेन के पैरेलल हो गया। टेंसाइल तो तब होगा जब एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा फोर्स। अभी तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये जो प्लेन मिल रहा है बोल्ट के, उस प्लेन में ही जाएगा फोर्स डायरेक्ट। इस फोर्स की Yes, वजह sir. से प्लेन में जो जा रहा है इसे शियर फोर्स कहेंगे। इसे प्राइमरी शियर फोर्स करेंगे या डायरेक्ट शियर फोर्स। तो ये लोड दे रखा है, फोर्स या लोड बात एक ही है, तो डिवाइड हो जाएगा। Yes, sir. ये लोड दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन, डिवाइडेड अपन 4 करोगे 3-3 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा ये हुआ कि ये फोर्स कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है, क्लैंप जो लगा हुआ है साइड में, इससे कुछ डिस्टेंस पे हमारा ब्रैकेट है ना। तो इससे क्या होगा कि Yes, sir. मोमेंट देखो, ये आगे की तरफ झुकने की कोशिश करेगा ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहले ए वाला पोर्शन उखड़ना चाहिए, उखड़ना चाहिए कि नहीं उखड़ना चाहिए? बाहर होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। Yes, sir. इस पॉइंट का अबाउट मूवमेंट होगा। कभी आप खींच के देखना दरवाजा, ऊपर से उखड़ता है, नीचे की साइड से नहीं उखड़ता है, ठीक है ना?